हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेड टूर। कैसी है मेरी ग्रेड टूर फैमिली? बढ़िया हो? टेंशन तो नहीं हो रही एग्ज़ाम की? टेंशन बिल्कुल मत लो। और सिलेबस हमारा इसी मंथ पूरी उम्मीद है ख़त्म हो ही जाएगा। एक दो दिन आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, बट ख़त्म हो जाएगा। विद इन मंथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जैसे मैंने बोला था, एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट होगा एंड पूरा नवंबर हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस सीरीज़ की अपडेट आपको मिल जाएगी और मिस नहीं करना है। कोई भी क्लास स्किप नहीं करो। किसी टॉपिक में थ्योरी एग्जाम्पल कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसी टाइम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम अब बस आ ही गया, दिसंबर में है और कोई रिस्क नहीं ले सकते हम। कोई कन्फ्यूज़न लग रही है देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो भी बता दीजिए, वरना मैं एक दिन लाइव आ जाती हूँ और देन डिस्कस हम कर लेते हैं। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम बहुत कुछ प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपने देखी ही होंगी प्रीवियस क्लासेस, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में भी ऐड है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। देखो, एग्जाम में शॉर्ट में भी चीज़ें आ सकती हैं और फुल फॉर्म भी आ सकती है। हमें हर चीज़ की फुल फॉर्म शॉर्ट सब पता होना चाहिए। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आपका, वो क्या है? मेन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर है। ये हमारे शरीर का जो दो भागों से मिलकर बना हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी, प्लीज़ आप नोट साथ साथ बनाते चलिए, अदरवाइज़ दिक्कत होगी। ऑलरेडी एग्ज़ाम दिसंबर में, इतना टाइम नहीं बचा है कि आप आराम से नोट्स बनाएं। तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र बोलते हैं हम इसको, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। कहो तो लिख भी देती हूँ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या है? आपका CNS हमारे शरीर का मेन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर है और ये दो भागों से मिलकर बना है। फर्स्ट हो गया आपका ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बोथ आर इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय बोनी कवरिंग। दोनों ही क्या होते हैं? एक बोनी कवरिंग से क्या होते हैं? कवर होते हैं, है ना। कवरिंग से आप समझ गए होंगे, हड्डियों के बीच होते हैं ये। जैसे ब्रेन कहाँ होता है? क्रेनियल कैविटी के अंदर, इनसाइड होता है क्रेनियल कैविटी। ब्रेन आपको पता ही है। स्कल हो गया आपका खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर ही तो होता है दिमाग, है ना। स्कल के अंदर होता है, कॉमन बात है, हमें सबको पता है। तो कहाँ होगा? स्कल के अंदर क्रेनियल कैविटी में होता है आपका ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड होती है कहाँ? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। नोट करना चाहें तो प्लीज कर लीजिए। ये बात आपको समझ आ गई है ना? ठीक है ना। तो इससे क्या होता है? प्रोटेक्टिव है, कवरिंग है एक बोनी हड्डियों की। ब्रेन होगा आपके स्कल में, क्रेनियल कैविटी के इनसाइड में, एंड स्पाइनल कॉर्ड होंगे आपके वर्टिब्रल कॉलम में। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ CNS का विकास जो है उसकी बात कर लेते हैं। द CNS develops from the ectodermal layer of the embryo. A neural plates form on the dorsal side of the embryo, then folds to form a neural groove, then which closes to for a neural tube. The interior part of the neural tube forms the brain and the posterior part becomes the spinal cord. क्या हुआ? डर गए? भारी भरकम इंग्लिश। चलो आसान से समझते हैं। सबसे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में, को हर चीज़ देखने में कई बार हमें लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ये कैसे होगा, बट जब चीज़ समझ आ जाए तो सब आसान है। तो हम वही करेंगे। हमें क्या करना है? सिंपल से सिंपल तरीके से चीज़ों को समझना है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। रट्टाबाजी का काम नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। रट के आप करें किसी चीज़ को, कोई फ़ायदा नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है वो नॉलेज। चलो देखते हैं। तो जो आपका केंद्रीय तंत्र का तंत्र हो गया, ये कहाँ से विकसित होता है? एक्टोडम, है ना। एक्टोडम जो हो गया, एक्टोडम से क्या होता है? CNS जो है वो डेवलप होता है। कहाँ से? एक्टोडर्मल लेयर जो होगी एम्ब्रियो की, वहाँ से आपका डेवलप होगा CNS। ठीक है, यानी लिखती जा रही हूँ मैं पॉइंट्स। हिंदी में नोट करना चाहो तो कर लो, सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट करा देती हूँ। रिवीजन के टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और सच बताऊँ तो जो जो अब तक पढ़ लिया है ना, साथ साथ रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, रिटन एग्जाम की प्रैक्टिस करते रहो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। कई बार क्या होता है, एग्जाम में हमें क्वेश्चंस आते होते हैं बट टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता और इस वजह से आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो वो काम हमें नहीं करना है। और इसे देखते हैं। आपका जो CNS हो गया, केंद्रीय तंत्रिका
तंत्र, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म में डेवलप होता है यानी विकसित होता है। क्लियर है इतनी बात? कहाँ डेवलप होगा? आपके एक्टोडर्म में। क्लियर? अब क्या है जो आपका एम्ब्रियो है, क्लियर लिख देती हूँ। एम्ब्रियो में जो ऊपरी भाग है ना, अपर जो पार्ट है, ऊपरी भाग पर जो न्यूरल प्लेट होगी, न्यूरल प्लेट बनती है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, आपका सीएनएस डेवलप होगा कहाँ? एक्टोडर्म में। ठीक है ना, सीएनएस एक्टोडर्म में डेवलप होगा। एम्ब्रियो में जो ऊपरी भाग होगा वो क्या बन जाएगा? ऊपरी भाग पर न्यूरल प्लेट बनती है। ठीक है, प्लेट बनती है। देन उसके बाद क्या होगा? यही जो प्लेट है ये मुड़ के क्या बनाती है, बता रही हूँ, पेन ले लूँ क्योंकि अलग अलग कलर से क्या ना थोड़ा चीज़ें क्लियर रहती है। तो क्या होता है, एम्ब्रियो में अपर पार्ट पे ऊपरी भाग पर न्यूरल प्लेट बनती हैं जो मुड़कर क्या बनाती हैं? न्यूरल ग्रूव, जो मुड़कर न्यूरल ग्रूव बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? पहले क्या हमने बात करी, सीएनएस एक्टोडर्म में डेवलप होगा। एम्ब्रियो में जो ऊपर अपर पार्ट होगा, ऊपरी भाग पर न्यूरल प्लेट बनती हैं जो मुड़कर न्यूरल ग्रूव बनाती हैं। ठीक है, ये मुड़कर क्या करेंगी? न्यूरल ग्रूव बनाती हैं। और अंत में क्या होता है, ये एंड में क्या होता है, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, फिर आपको टाइम दूंगी मैं लिखने का। देन क्या होता है, हम यहाँ लिख देती हूँ, और अंत में ये बंद होकर, अंत में बंद होकर न्यूरल ट्यूब बनाती हैं। ठीक है, न्यूरल ट्यूब बनाती हैं। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? यहाँ तक बात समझ आ गई? अब ये जो न्यूरल ट्यूब हो गई, इसका जो आगे का पार्ट होगा, यहाँ लिख देती हूँ, न्यूरल ट्यूब, इसका हम बोलेंगे एंटीरियर पार्ट। ठीक है ना, इंटीरियर पार्ट जो होगा, अग्रभाग जिसे हम कहते हैं, इंटीरियर पार्ट ब्रेन बनाता है। ठीक है ना, ब्रेन बनाता है। और जो पोस्टीरियर पार्ट है इसका, पोस्टीरियर पार्ट जो होगा इसका, स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात? बताओ, क्लियर हो गया ये? चलो, पहले तो इंग्लिश में अगर नोट करना चाहो देन आप नोट कर सकते हो, जल्दी से नोट कर लो, और कहीं कोई दिक्कत आ रही है देन मुझे उसी टाइम आप प्लीज़ बताइए। नोट कर लिया? कहीं कोई दिक्कत है उसी टाइम कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपका जो सीएनएस हो गया, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हो गया आपका, जैसे कि ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है, आपका सीएनएस जो होगा ये क्या होगा? डेवलप होगा एक्टोडर्मल लेयर से एम्ब्रियो की, एक्टोडर्म से कह सकते हो। एम्ब्रियो में जो अपर पार्ट होगा उस पर न्यूरल प्लेट बनती हैं जो मुड़कर वो क्या बनाती हैं? न्यूरल ग्रूव बनाती हैं। इसके बाद क्या होगा? अंत में ये क्या होती हैं? बंद होकर न्यूरल ट्यूब बनाती हैं। ये न्यूरल ट्यूब का जो इंटीरियर पार्ट होगा ब्रेन बनाता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाता है। क्लियर? चलो, देन अगर हम बात करें, द एंटीरियर न्यूरल ट्यूब डिफरेंशिएटेड इनटू 3 ब्रेन वेसिकल्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन। चलो इसको जल्दी से देख लेते हैं, एक सेकेंड। देखो, तो ये क्या हो गई? 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स हैं, ध्यान रखना ये प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स हैं, जैसे आपकी 4 ब्रेन है ना, इसमें क्या हो गई आपकी? प्रोसेंसेफेलोन। ठीक है, प्रो मतलब हो गया आपका फ्रंट, प्रो मतलब क्या हो गया आपका? फ्रंट। तो ये क्या हो गया? फ्रंट।
पार्ट हो गया ब्रेन का, ठीक है ना। फ्रंट क्या हो गया, ये फ्रंट पार्ट ऑफ ब्रेन, क्लियर है। देन आ जाता है आपका मेसेंसेफेलोन, मिड ब्रेन, मेसेंसेफेलोन मिड, इसमें क्या हो गया आपका, मेजो का मतलब हो गया मिडिल, तो ये क्या हो गया ब्रेन का मिडिल पार्ट, ठीक है। देन आ जाता है आपका कौन सा, रोमेंसेफेलोन, ये क्या हो गया, हिंड हो गया, हिंड ब्रेन हो गया। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, रोम मतलब क्या हो गया, आप इसे बैक भी कह सकते हो, पोस्टेरियर भी कह सकते हो, तो ये आप समझ गए होंगे, बैक पार्ट हो गया आपके ब्रेन का, क्लियर। चलो देन अगर हम बात करें बाद में, ये डिवाइड हुई किसमें, 5 सेकेंडरी वेसिकल्स में। 4 ब्रेन में कौन कौन सी होंगी, ये टोटल 5 सेकेंडरी वेसिकल्स हैं 4 ब्रेन में, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ हैंड टू हैंड। सबसे पहले तो 4 ब्रेन में, ठीक है ना, 4 ब्रेन में कौन सी होगी आपकी, टेलेंसीफेलोन एंड डेंसीफेलोन, तो ये हो गई। फिर से बता रही हूँ, बाद में डिवाइड हुई 5 सेकेंडरी वेसिकल्स में, 2 आपकी 4 ब्रेन में कौन कौन सी होगी आपकी, टेलेंसीफेलोन प्लस डेंसीफेलोन। देन आ जाता है आपका मिड ब्रेन, इसमें आ गई आपकी कौन सी, मेसेंसेफेलोन। देन आ जाता है आपका हिंड ब्रेन, इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, मेटेंसेफेलोन एंड माइलेंसेफेलोन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है हमारे ह्यूमन ब्रेन की, जो हमारा दिमाग है जो खुरापाती है। तो ह्यूमन ब्रेन क्या है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कंट्रोल करती है सारी वॉलंटरी प्लस इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। अब काफ़ी सारे हो सकता है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हों कि क्या है ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी हो या वॉलंटरी, हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में समझ चुके हैं, तो प्लीज़ प्रीवियस क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा, अदरवाइज कन्फ्यूज़न होना नॉर्मल है, पहले मैं बोल चुकी हूँ चीज़। अगर तब भी समझ नहीं आया देन मैं ज़रूर बता दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो इसका वेट कितना होता है अप्रॉक्स, अगर हम बात करें ह्यूमन ब्रेन की इन एडल्ट, तो 1350 ग्राम होगा, जो किससे प्रोटेक्टेड होगा, स्कल से, मेनिंजस से एंड CSF से, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। आगे काफ़ी चर्चा होने वाली है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, मेनिंजस को भी हम पढ़ेंगे और आपका स्पाइनल फ्लूइड के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन मत लो। तो क्या होगा, ये जो खोपड़ी से क्या होगा, प्रोटेक्टिव होगा, मेनिंजस से भी होगा और आपके CSF से भी क्या होगा, प्रोटेक्टेड होगा, क्लियर है। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ें आगे। आगे हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में पढ़ने वाले हैं और मेनिंजस के बारे में भी, तो ये मत सोचना कि यहाँ तक इसे छोड़ा जा रहा है। बढ़े देन हमें पता ही है ह्यूमन ब्रेन का डिवीजन 3 पार्ट्स में होता है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। चलिए देन हम बात करें अपने ब्रेन मेनिंजस से, ये क्या है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है ना। मेनिंजस मैंने बोला था हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये क्या होता है, देखो हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो 3 कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है, ढका हुआ होता है, लेयर्स कह सकते हो आप, तो वही क्या है, मेनिंजस है। फिर से बोलियो, हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड कवर्ड होता है 3 कनेक्टिव टिश्यू, तो आप उसे कह सकते हैं मेनिंजस, क्लियर सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। झिल्लियाँ भी कह सकते हो हिंदी में, 3 झिल्लियों से ढका होता है जो है आपकी मेनिंजस। मेनिंजस लेयर कौन सी होगी आपकी, 3 होती हैं, ड्यूरा मैटर, आर्कोनॉइड मैटर एंड पिया मैटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो सबसे पहले आ जाती है आपकी आउटर लेयर, जो हो गई आपकी ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर आउटर लेयर है, भारी परत है, ये थिक होगी, टफ होगी और फाइब्रस लेयर है, स्कल के काफ़ी क्लोज होगी और ये प्रोवाइड करती है मैकेनिकल प्रोटेक्शन को, मजबूत परत है ये काफ़ी, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ। मजबूत लेयर है, मोटी भी है और सबसे बाहरी है। देन आ जाता है आपका मिडिल लेयर, आर्कोनॉइड मैटर, जिसे हम कहेंगे थिन होगी और कैसी होगी, वेब लाइक होगी, बीच की पतली होगी और जाल जैसी होगी। स्पेस बिटवीन आर्कोनॉइड एंड पिया मैटर, जो मतलब जो स्पेस होगा जो आर्कोनॉइड और पिया मैटर के बीच में, उसको हम बोलते हैं सब आर्कोनॉइड स्पेस, जिसमें होता है आपका CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्लियर है। देन आ जाता है आपका पिया मैटर, ये क्या है, ये इनर लेयर है, अंदरूनी है, थिन है, वेस्कुलर मेम्ब्रेन होगी, डेलिकेट है,
ये क्या होगी, क्लोजली अटैच्ड होगी सरफेस से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, और ये ब्लड जो है ब्रेन तक सप्लाई करती है। देन आ जाता है आपका CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या है, एक क्लियर है और कलरलेस फ्लूइड है दैट सर्कुलेट्स इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड सब आर्कनॉइड स्पेस। ये तो खैर हम पढ़ चुके हैं सब आर्कनॉइड स्पेस के बारे में, बट हम स्टिल देख लेते हैं। ये क्या है, एक साफ है, ये हम देख चुके हैं। कलरलेस फ्लूइड है, ये भी हमें समझ आ गया। जो क्या कर रहा है, साफ कलरलेस फ्लूइड है जो ब्रेन जो हो गया आपका, ब्रेन हो गया आपका यानी आपका मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क की वेंट्रिकल्स, स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कनाल एंड सब आर्कनॉइड स्पेस स्पेस में पाया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से नोट कर लीजिए, देन हम बढ़ते हैं आगे की ओर। कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो आप उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो बढ़े आगे। अब बारी आ जाती है CSF के फंक्शंस की। तो प्रोटेक्शन हो गया, ये कैसे काम करता है, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है ये, झटकों से सुरक्षा, ठीक है ना, झटकों से सुरक्षा हो गया। बायोएंसी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। प्रोटेक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे झटकों से रक्षा करता है। देन बायोएंसी रिड्यूस करता है क्या, द इफेक्टिव वेट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मस्तिष्क का जो भार है, आपके जो ब्रेन का भार है, कम करता है, ठीक है। देन आ जाता है आपका केमिकल स्टेबिलिटी, ये मेंटेन करता है पीएच और न्यूट्रिएंट बैलेंस दोनों। वेस्ट रिमूवल हो गया, रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट जो हो गया आपके ब्रेन से मस्तिष्क से, और एक्सचेंज मीडियम यानी हेल्प करता है आदान प्रदान में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व के और गैसेस के। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ये सारे कार्य हैं आपके CSF के। और कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ उसी टाइम आप पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आ जाती है आपके फोर ब्रेन की। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, फोर ब्रेन को। प्रोसेंसिफेलॉन ये साइंटिफिक नेम हो गए, ठीक है। तो फोर ब्रेन क्या है, लार्जेस्ट और मोस्ट डेवलप पार्ट है हमारे दिमाग का, ह्यूमन ब्रेन का। और इसमें क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे पहले आ गया आपका सेरिब्रम, देन डायंसिफेलॉन, देन ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। सेरिब्रम में आ जाएगा आपका टेलेंसिफेलॉन, देन डेंसिफेलॉन में आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस आ जाएंगे, और देन ऑल्फैक्टरी आ जाएगा आपका, ऑल्फैक्टरी लोब्स। और टेंशन मत लो, यहाँ पे नहीं छोड़ रहे हैं, अभी आगे पढ़ रहे हैं। चलिए देन फर्स्ट आ जाता है आपका सेरिब्रम, जो मेन पार्ट है आपके फोर ब्रेन का। ये क्या है, इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, अबाउट 80% ऑफ टोटल वेट इसी का ही होता है। लार्जेस्ट पार्ट है ये हमारे दिमाग का। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट और लेफ्ट में क्या होता है, ये डिवाइड होता है, जो कनेक्ट होते हैं थिक बेंड से नर्व फाइबर के, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। इसे नोट करना चाहें तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। दोनों को ना जोड़ने वाली जो मोटी नसों की पट्टी होती है ना, वो है आपका कॉर्पस कैलोसम। जो राइट लेफ्ट हेमिस्फीयर है, दोनों को जो मोटी पट्टी नर्व्स की जोड़ रही है, नर्व फाइबर्स की, वो है आपकी कॉर्पस कैलोसम। आगे बढ़ें। देन डोर्सल लेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो ये कवर्ड होता है बाय ग्रे मैटर, तो उसको हम बोलेंगे क्या, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। किससे बना हुआ होता है, ये न्यूरल सेल बॉडीज से बना होता है। इनर पार्ट जो होता है वो वाइट मैटर हो गया, ये नर्व फाइबर से बना होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ को स्किप मत करो, जल्दी से नोट कर लो। डोर्सल लेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी आउटर और इनर जो है भाग जो है, उसकी बात हो रही है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का बाहर और अंदर का भाग।
ये कवर्ड होता है बाय ग्रे मैटर। देन वो क्या हो गया, ये न्यूरॉन सेल बॉडी से बना होता है जिसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो बाहरी हो गया। और अंदर में क्या होता है, वाइट मैटर होता है जो नर्व फाइबर से बना होता है। देन अब आ जाते हैं आपके मीडियन फिशर, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल फिशर भी कहते हैं। ये क्या है, चलो देखते हैं। डीप ग्रूव है डिवाइडिंग द सेरिब्रम इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो भाई ये चीज़ मैं ऐसे तो बता चुकी हूँ। तो देखिए जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर होता है ना, सेरिब्रम के राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है यानी अलग करता है, ठीक है। एक मैं आपको बताऊँ, सेंट्रल सर्कस भी होता है ना। अगर हम फिशर और सल्काई की बात करें, सल्काई एंड फिशर की हम बात करें अगर, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल हमने पढ़ लिया, सेंट्रल होता है सेंट्रल सल्कस। ये क्या करता है, फ्रंटल, हम कह सकते हैं फ्रंटल और पैराइटल, एक सेकेंड, पैराइटल लोब को अलग करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। एक सेंट्रल सल्कस भी होता है, वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। ये फ्रंटल और पैराइटल लोब को अलग करता है। देन एक और आता है आपका, नोट कर देती हूँ, लेटरल सल्कस। ये क्या करता है, फ्रंटल और टेम्पोरल लोब को अलग करता है। इसे हम सिलिवियन सल्कस भी कहते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। और एक और बात, इसको हम रोलैंडिक सल्कस भी कहते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। देन हम बढ़ते हैं आगे, बढ़ा जाए, चलिए। अब ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही, कॉर्पस कैलोजम क्या है। ये एक मोटा बेंड है, थिक बेंड है वाइट मैटर का, जो कनेक्ट करता है दोनों हेमिस्फीयर को और अलाउ करता है कम्युनिकेशन उनके बीच, आदान प्रदान। ये भी हम पढ़ भी चुके हैं। देन अब बारी आ जाती है लोब्स ऑफ सेरिब्रियम। लोब्स ऑफ सेरिब्रियम, तो ईच हेमिस्फीयर जो है, हर एक हेमिस्फीयर डिवाइड होगा 4 लोब में, ठीक है। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्यूपिटल लोब, ठीक है। तो एक एक करके देखें। अगर हम, फ्रंटल लोब किसके लिए होती है, रीजनिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, मूवमेंट के लिए और स्पीच के लिए, सोचना, योजना, बोलना, स्पीच हो गई, और आपका जो गति नियंत्रित करना इसमें आ जाता है, ठीक है। ये सब नियंत्रित करना आ जाता है, ठीक है। पैराइटल लोब में आ जाएगा स्पर्श, टच हो गया, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, इसकी पहचान यहाँ पे लिख देती हूँ। स्पर्श हो गया आपका, टच हो गया, तापमान हो गया और दर्द की पहचान। टेम्पोरल लोब जो मैंने अभी आपको बताया था, ये किसके लिए होता है, हियरिंग और मेमोरी के लिए होता है। एंड ऑक्यूपिटल लोब होता है विजन के लिए, यानी दृष्टि नियंत्रण कह सकते हो आप इसे। जल्दी से नोट कर लीजिए। ये दृष्टि नियंत्रण के लिए होगा। टेम्पोरल लोब किसके लिए होगा, सुनने के लिए और मेमोरी के लिए, ठीक है। सुनने और स्मृति से संबंधित होगा ये। चलिए बढ़ा जाए आगे। अब आ जाते हैं आपके मेजर ग्रूव्स कह सकते हो, मेजर सल्काई कह सकते हो। तो सेंट्रल सल्कस जो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, मुझे लग रहा था मैंने शायद मेंशन नहीं किया है, तो रोलैंडिक सल्कस भी कहते हैं। ये क्या करता है, डिवाइड करता है फ्रंटल और पैराइटल लोब्स को। देन लेटरल सल्कस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिविलाइन सल्कस भी बोलते हैं, ये सेपरेट करता है फ्रंटल और टेम्पोरल लोब्स को। ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब आ जाते हैं आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आउटर ग्रे लेयर है ये सेरिब्रम की, इसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जिसे हम गायरी कहते हैं, और ग्रूव्स होते हैं जिसे हम सल्काई होते हैं कहते हैं। ये होते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए।
देन आ जाता है आपका न्यूपैलियम या पैलियम भी कह सकते हो, मोस्ट डेवलप पार्ट है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ह्यूमन में। ये रिस्पॉन्सिबल है हायर इंटेलिजेंस के लिए और थिंकिंग के लिए। देन फंक्शनल एरियाज क्या होंगे आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के? पहला आ जाता है इसमें सेंसरी एरियाज। ये क्या करेगा? रिसीव करेगा एंड इंटरप्रेटेड सेंसरी इम्पल्स लाइक टच, साइट, साउंड। देन सेकंड आ जाता है आपके मोटर एरियाज। ये कंट्रोल करेंगे आपका वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी इनवॉलंटरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैसे तो, बट नोट करना चाहें तो आप कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। सेंसरी में अगर हम सिंपल सा अगर आप कहो तो मैं लिख भी देती हूँ। सेंसरी में क्या होगा आपका? स्पर्श हो गया, टच हो गया, दृष्टि हो गई, ध्वनि जैसे संवेदनाओं को पहचानता है। ठीक है। मोटर एरियाज कंट्रोल करते हैं वॉलंटरी मूवमेंट को। हिंदी में कहें तो स्वैच्छिक। मांसपेशीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़े। फिर आ जाते हैं आपको एसोसिएशन एरियाज। ये क्या करते हैं? इंटीग्रेट एंड इंटरप्रेट फॉर्मेशन आ जाएगी इसमें। विभिन्न संवेदनाओं की जानकारी जो है वो जोड़ता है और समझता है। इसमें इंक्लूड हो जाती हैं आपकी इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एरियाज एंड कम्युनिकेशन एरियाज। इंटरसेंसरी एसोसिएशन ये क्या होगी? कंबाइन करती है इंफॉर्मेशन अलग अलग सेंसेस से। मेमोरी एरियाज में क्या होता है? स्टोर करता है, स्टोर होगा आपका पास्ट एक्सपीरियंस। एंड कम्युनिकेशन एरियाज में इन्वॉल्व होगी आपकी लैंग्वेज एंड स्पीच। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, यानी ये भाषा और बोलने में मदद करता है, कम्युनिकेशन एरिया जो हो गया। ठीक है। और ये अनुभवों को स्टोर करता है एंड ये कंबाइन करता है इंफॉर्मेशन को अलग अलग सेंसेस से, या आप कह सकते हो जोड़ता है अलग अलग सेंसेस से। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। तो क्या क्या हो जाएंगे कार्य? आपका इंटेलिजेंस, रीजनिंग, लर्निंग एंड मेमोरी, है ना। स्पीच, विजन, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट परसेप्शन, वॉलंटरी मोटर कंट्रोल आ जाता है इसमें, और इमोशनल बैलेंस और डिसीजन मेकिंग आ जाती है। सारे फंक्शंस आपके सेरेब्रम के हैं, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। ये मुख्य कार्य हैं, ये सारे मुख्य कार्य हैं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। दृष्टि, संवाद, गंध, इनको पहचानना, परसेप्शन हो गया, है ना। कंट्रोल करना वॉलंटरी मोटर को, और डिसीजन मेकिंग, इमोशनल बैलेंस हो गया, उसका संतुलन। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इंटेलिजेंट, रीजनिंग, लर्निंग, मेमोरी सब आएगी। देन आ जाता है आपका डेंसिफेलॉन। ये कहाँ होगा, कहाँ होता है? लोकेटेड होता है सेरिब्रम और मिड ब्रेन के बीच में। पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, अभी अभी हमने पढ़े हैं डेंसिफेलॉन के। फर्स्ट इज एपिथैलेमस, सेकंड इज थैलेमस एंड थर्ड इज हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस कंटेन्स द पाइनल ग्लैंड विच सीक्रेट मेलाटोनिन, जो कंट्रोल करता है क्या? स्लीप वेक साइकिल। Thalamus relay center for sensory and motor impulses to the cerebral cortex, and hypothalamus controls internal environment and homeostasis। चलो भाई आसान भाषा में थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आपका एपिथैलेमस। ठीक है, इसमें क्या होंगे? इसमें होंगे आपके पाइनियल ग्लैंड होती हैं, जो क्या करती हैं? एपिथैलेमस में होती हैं आपकी पाइनिलियर ग्लैंड, जो क्या सिक्रीट करती हैं, रिलीज करती हैं? मेलाटोनिन। नोट कर लीजिए जल्दी से। मेलाटोनिन हार्मोन को क्या करती है? मेलाटोनिन का एक हार्मोन है, उसे सिक्रीट करती है, जो कंट्रोल करता है आपका स्लीप वेक साइकिल को। सेकंड वन इज थैलेमस। थैलेमस का क्या होगा? सभी, यहाँ नोट कर देती हूँ, सभी संवेदनात्मक
संकेतों का रिले सेंटर है ये, ठीक है। ये क्या है, सारे सभी संवेदनात्मक संकेतों का क्या है, ये रिले सेंटर है। जितने भी सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस हैं, क्या है इनका, सबका रिले सेंटर है। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लो। देन आ जाता है आपका हाइपोथैलेमस। इसमें क्या होगा, कंट्रोल होगा इंटरनल इन्वायरमेंट एंड होमोस्टेसिस, यानी शरीर का आंतरिक वातावरण जो है वो क्या होता है, नियंत्रित होता है, नियंत्रित करता है ये। उम्मीद करती हूँ नोट्स बना रहे हो गए। और नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। हाइपोथैलेमस कंट्रोल क्या क्या कंट्रोल करता है, हंगर और थ्रस्ट सेंटर्स, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया आपका, इमोशंस बिहेवियर को कंट्रोल करना, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेशंस जो हो गया आपका, तो स्लीप एंड सर्कैडियन रिथम हो गई, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, कंट्रोल हो रही हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपका लिम्बिक सिस्टम आ गया। इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं किसके पार्ट, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस के, यानी उसका भाग हो गया। कंट्रोल करता है इमोशंस को, मोटिवेशन को और मेमोरी को, और इसको हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि इमोशनल ब्रेन किसे कहते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लीजिएगा। लिम्बिक सिस्टम के बाद आ जाता है आपका ऑल्फैक्टरी लोब्स। ये कहाँ होगा, सेरिब्रम के बिलो होगा, यानी उसके नीचे स्थित होगा। कंट्रोल करता है सेंस ऑफ स्मेल। अब बारी आ जाती है किसके, आपसे सेंट्रल व्यू ऑफ ब्रेन। चलो सेंट्रल व्यू ऑफ ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो जब हम सेंट्रली है ना व्यू करते हैं तो क्या देखते हैं हम, क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, कॉर्पस कैलोसम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिब्रम, जो अलाइन होते हैं एक सीक्वेंस में, ठीक है। ये सेंट्रल व्यू अगर हम देखें तो सेंट्रली अगर हम देखेंगे ब्रेन को तो ये सारी चीज़ें हमें दिखेंगी। अब बारी आ जाती है आपके मिड ब्रेन की। ये क्या है, मिड पार्ट है ना, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कहाँ पे होगा, डाइसेफेलॉन एंड पॉन्स के बीच में स्थित होगा। टू पेयर्स होंगे राउंड स्ट्रक्चर के, जिसको हम बोलते हैं क्वार्पा क्वाड्रिजिमेनिया, ठीक है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो फिर से बता रही हूँ, ये डाइसेफेलॉन एंड पॉन्स के बीच में स्थित होगा, जिसमें टू पेयर्स होंगे राउंडेड स्ट्रक्चर के, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया, ठीक है। अब सुपर कॉलिकली क्या होगी और इंफेरियर क्या होगी, तो चलो यहाँ पे देखो। सुपीरियर कॉलिकुलाई क्या होगी, कंट्रोल करेगी विजुअल रिफ्लेक्सेस को, और इंफीरियर कॉलिकुलाई कंट्रोल करेगी ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को। नोट कर लो जल्दी से, फिर हम इसके कुछ फंक्शंस हैं वो भी देख लेते हैं हैंड टू हैंड। यही है वो उभार जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, नोट कर लो। टू पेयर्स होंगे, यानी टोटल 4 होते हैं ये। देन फंक्शंस क्या होंगे मिड ब्रेन के, कंट्रोल करते हैं आई मूवमेंट एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, कनेक्ट करते हैं फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को, कोऑर्डिनेशन जो हो गया आपका, कोऑर्डिनेट करते हैं हेड और आई के मूवमेंट को। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, देन हम बढ़े आगे। जल्दी से कर लीजिए, बढ़े। नेक्स्ट आ जाता है आपका हिंड ब्रेन रोम्बेनसेफेलॉन, ये हम अभी पढ़ चुके हैं ना। तो इसमें 3 भाग होंगे आपके, पॉन्स, सेरिबेलियम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, और हम एक एक करके ये पढ़ेंगे, ये पढ़ना ज़रूरी है। पॉन्स कहाँ पे होगा, लाई अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा की अबव होगा, ऊपर होगा ये स्थित। कनेक्ट करता है ये सेरिबेलम एंड सेरिब्रम को, कंट्रोल करता है ब्रीथिंग रेट को, और एक्ट करता है ऐसे रिले स्टेशन किन के बीच में, अलग अलग पार्ट जो है ब्रेन के उनके बीच में। जल्दी से नोट कर लीजिए, ब्रीथिंग रेट को ये नियंत्रित करता है, ये भी आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। बड़े। देन आ जाता है आपका सेरिबेलम, ये कहाँ पे होगा, लाइज बिहाइंड द पॉन्स एंड मेडुला, यानी पॉन्स और मेडुला के पीछे ये स्थित होता है। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं बाय अ वर्मिस। इनर वाइट मैटर शो होगा एक लाइक अ ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न, जिसे हम बोलते हैं एर्बोरल विटे। नोट करना हो तो कर लीजिए, वाइटे सॉरी, जल्दी से कर लीजिए।
ये दो गोल आधे भाग से बना होता है, ठीक है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेरिबेलर हेमिस्फीयर कहते हैं। और जो अंदर का वाइट मैटर होगा वो ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न बनाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आर्बर वाइटाई। आगे बढ़ते हैं हम। फंक्शंस क्या होंगे सेरिबेलम के, तो मेंटेन करता है क्या, बैलेंस भी और पोस्चर भी, कोऑर्डिनेट करता है क्या, वॉलंटरी मसल मूवमेंट, और हेल्प करता है मोटर लर्निंग में, जैसे साइकिलिंग एंड टाइपिंग। जल्दी से नोट कर लीजिए, लिखने में, चलने में, मोटर लर्निंग जो उसमें ये हेल्प करता है इन शॉर्ट। बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट है आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्या है ये, लोअर पार्ट है हमारे ब्रेन का जो कनेक्ट होता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। इसमें कौन कौन से होंगे, कंटेन्स वाइटल सेंटर, किस किस के होंगे, हार्ट बीट के होंगे। तो इसमें क्या होंगे, वाइटल सेंटर्स होते हैं, हार्ट बीट हो गई, कार्डियक सेंटर हो गया, ब्रीथिंग के लिए क्या हो गया आपका रेस्पिरेटरी सेंटर, ब्लड प्रेशर के लिए वैसोमोटर सेंटर, एंड रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कफिंग, स्नीजिंग एंड स्वेलिंग आ जाती है इसमें। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। रिफ्लेक्स एक्शंस में आ गई आपकी कफिंग, स्नीजिंग एंड स्वेलिंग, छींकना, खांसी, निगलना, नोट कर लीजिए। तो इसमें क्या होते हैं आपकी वाइटल सेंटर्स होते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा में, जीवन निर्वाह केंद्र जिसे हम कहते हैं। बड़े आगे। अब बारी आ जाती है, अच्छा इसके फंक्शंस भी तो हैं, तो फंक्शंस क्या होंगे, कंट्रोल करता है इनवॉल्यूंटरी एक्शन जो है, जो ज़रूरी है लाइफ के लिए, और कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से, एक कंडक्शन पाथवे का क्या करता है, एक्ट करता है एज अ कंडक्शन पाथवे। देन आ जाती है बारी आपके स्पाइनल कॉर्ड की, आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक लंबी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कहाँ प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है। इट इज़ द continuation of the medulla oblongata of the brain and extends downward of the second lumbar vertebra। चलो इसको देख लेते हैं। चलो देखा जाए इसे। यह मेडुला ऑब्लिंगेटा या गाटा से निकल कर नीचे सेकंड लुम्बर वर्टिब्रा तक फैली होती है। ये प्रोटेक्टेड होती है थ्री मेनिंजेस से, ड्यूरा मैटर जो आउटर टफ लेयर हो गई, आर्कनॉइड मैटर मिडल थिन लेयर हो गई, एंड पिया मैटर ये क्या हो गई, इनर लेयर हो गई, इनर डेलिकेट लेयर जो अटैच होती है स्पाइनल कॉर्ड के सरफेस से चिपकी हुई होती है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए, देन बढ़े आगे। बढ़े, चलो। फंक्शंस क्या होंगे, ये एक लिंक की तरह काम करती है ब्रेन और बॉडी के बीच, शरीर और ब्रेन के बीच, ठीक है ना, एक लिंक की तरह ये काम करती है, संचार का कार्य करती है, साथ ही कंट्रोल करती है क्या, रिफ्लेक्स एक्शंस को, ठीक है ना, रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है, कंडक्ट्स नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट। तो हम कह सकते हैं कि सेंसरी इम्पल्सेस शरीर से मस्तिष्क तक यानी ब्रेन तक, और मोटर इम्पल्सेस, एक सेकेंड, इम्पल्सेस ब्रेन से शरीर यानी आपकी बॉडी तक ले जाती है। नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, देन हम बढ़ेंगे आगे। पढ़ा जाए। देन लेटरल व्यू ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अगर हम साइड से देखें इसका व्यू तो हम ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या, एक सर्वाइकल इनलार्जमेंट है, नेक रीजन जिसे हम कहते हैं, ये कंट्रोल करता है आर्म्स को यानी हाथों को नियंत्रित करता है ये,
सेकेंड हम देखेंगे लोअर बैक रीजन, जो कि आपका लंबर एनलार्जमेंट, ये कंट्रोल करता है लेग्स को। देन हम देखेंगे द कोनस मेडुलरिस, ये क्या हो गया, टेपरिंग लोअर एंड ऑफ द कॉट, यहाँ पे लिख देती हूँ, निचला पतला सिरा हो गया ये, पेन ले लूँ एक सेकेंड, निचला पतला सिरा हो गया ये। ठीक है। स्पाइनल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम बोथ साइड, 31 पेयर होंगे, स्पाइनल कर्व दोनों साइड से निकलती हैं। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो दोनों साइड से निकलती हैं, 31 पेयर होते हैं, 8 होते हैं सर्वाइकल के, 12 होते हैं थॉरेसिक के, 5 होते हैं लुम्बर के, 5 होते हैं आपके सैक्रल के, एंड 1 होता है आपका कॉक्सियल। जल्दी से नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा यही कहती आई हूँ और आज भी यही कहूँगी, हम किसी टॉपिक को हल्के में नहीं ले सकते। डन, ओके। नाउ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम एलएस कहते हैं शॉर्ट में, तो इसमें क्या क्या होगा, एक सेंट्रल कैनाल फिल्ड विद CSF, ठीक है ना, एक सेंट्रल कैनाल फिल्ड होगी, जिसमें क्या होगा, आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, भरा होता है। ग्रे मैटर, उसमें क्या होगा, उसमें होंगी नर्व सेल बॉडीज। इनर हो गया ये, और बटरफ्लाई शेप्ड रीजन होगा, ये अंदर होती है। वाइट मैटर आउटर रीजन हो गया, जिसमें क्या होते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स से बना होता है ये। असेंडिंग ट्रैक्ट क्या होगा, ये कैरी करेगा मोटर इम्पल्सेस को ब्रेन तक, और डिसेंडिंग ट्रैक्स में क्या होगा, ये कैरी करेगा मोटर इम्पल्सेस को ब्रेन से बॉडी तक। ठीक है ना, आपका असेंडिंग ट्रैक्ट में क्या करेगा, मोटर इम्पल्सेस को क्या कर रहा है, कैरी मोटर इम्पल्सेस टू द ब्रेन, यहाँ पे लिख देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। संदेश जो हो गया आपका असेंडिंग ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, जो संवेदी, पैन ही नहीं चल रहा, रुको, संवेदी संदेश ऊपर ब्रेन तक ले जाते हैं असेंडिंग में। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, ये कर रहा है, कैरी कर रहा है मोटर इम्पल्सेस को ब्रेन से बॉडी, यानी क्या हो रहा है, ये ब्रेन से जो है संदेश जो है, ब्रेन से संदेश नीचे शरीर तक लाते हैं, बॉडी तक भी कह सकते हो। चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, देन हम बढ़ते हैं आगे। बढ़े, देन आ जाता है आपका रिफ्लेक्स आर्क, ये क्या है, एक पाथवे है। A reflex arc is the pathway followed by nerve impulses during reflex action, a quick automatic involuntary response to a stimulus। अचानक वाला जो रिस्पॉन्स होता है ना, वही है। चलो देखते हैं, नोट कर देती हूँ आपको मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में भी, कि आपका जो ये रिफ्लेक्स आ रहा है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ये वो पाथवे है, क्या है वो, क्या यहाँ पे लिख दूँ, क्या वह मार्ग है, यानी पाथवे है, जिससे होकर रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान नर्व इम्पल्स गुजरता है। यह क्या, यह क्या है, एक तेज ऑटोमेटिक इनवॉल्ट्री रिस्पॉन्स है ना, एक क्रिया है स्टिमुलस की। आगे पढ़ते हैं, समझ जाओगे, इसे नोट कर लो, आगे अभी पढ़ेंगे कंपोनेंट्स, से ना आपको क्लियर हो जाएगा। चलो, जैसे इस कंपोनेंट्स क्या होंगे, रिफ्लेक्स आर के, जैसे रिसेप्टर हो गया, ठीक है, ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, है ना, डिटेक्ट्स द स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल स्किन, उत्तेजना को महसूस करता है। देन आ जाता है आपका सेंसरी न्यूरॉन, ये क्या करेगा, कैरी करेगा इम्पल्स को, कहाँ तक, टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है ये। ठीक है, देन आ जाते हैं इंटर न्यूरॉन, ये क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे इंफॉर्मेशन को, एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं इसे। मोटर न्यूरॉन क्या होगा, ये करेंगे, सेंड करेंगे इम्पल्स को सिंपल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल, यानी स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ तक ले जाते हैं, मसल तक
तक संदेश को लेके जाते हैं, ठीक है। मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, संदेश स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक लेके जाते हैं। देन आ जाता है आपका इफेक्टर, जिसे आप मसल या ग्लैंड भी कह लो, है ना, कुछ भी कह लो। ये क्या करेंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे, जो भी मूवमेंट हो गया या सिक्रीशन हो गया, तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्स। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, ये नोट कर लो, देन हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिख दूँ क्या मैं साथ में, जैसे हम कोई गर्म चीज़ टच करते हैं, ठीक है, तो गर्म वस्तु छूना, ठीक है। अब क्या होगा, रिसेप्टर, त्वचा में रिसेप्टर, स्किन एग्जाम्पल मैंने दिया भी था। त्वचा में क्या हुआ, रिसेप्टर। देन अब क्या हो गया, अब ये संदेश कहाँ तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। संदेश कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक। उसके बाद क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, है ना, स्पाइन प्रोसेस हो रही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देन उसके बाद क्या है आपका, मोटर न्यूरॉन। संदेश कहाँ जा गया, अब स्पाइनल कॉर्ड से अब कहाँ गया, मसल्स में, मांसपेशियों पे गया, ठीक है, हाथ की मांसपेशी पे गया। हाथ की मसल्स लिख देती हूँ, ठीक है। और क्या हुआ, एकदम आपने हाथ हटा लिया, होता है ना, एकदम छूते ही हाथ हटाते हो या रखे रहते हो, हाथ हटाना, इफेक्टर हो गया हाथ हटाना, ठीक है। आपने रिस्पॉन्स दिखाया, एकदम हाथ हटाया। नोट करना चाहो तो कर लो। देन हम बढ़े आगे, बस 10 मिनट्स की और रहेगी ये क्लास, कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक को। चलो देखते हैं आगे। इसका एग्जाम्पल देखो, मैंने मेंशन किया भी है, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, देन रिसेप्टर इन स्किन, सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, मसल्स ऑफ हैंड, फिर ड्रॉप हैंड। बड़े अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स आर किसके बेस पे, साइट ऑफ रिस्पॉन्स के। तो साइट के बेस पे हम देखते हैं द बेसिस ऑफ साइट ऑफ रिस्पॉन्स। तो स्पाइनल रिफ्लेक्स होंगे कंट्रोल होंगे बाय स्पाइनल कॉर्ड ओनली, इसका एग्जांपल आपके नी और जर का आ गया। देन क्रेनियल रिफ्लेक्स जो होंगे वो सिर्फ ब्रेन द्वारा नियंत्रित होंगे, कंट्रोल होंगे, जैसे ब्लिंकिंग हो गई, लार हो गई, और सेलिवेशन जो हो गया आपका, लार बनाना, पलक झपकाना, ये सब किसके द्वारा कंट्रोल होगा, ब्रेन के द्वारा। जल्दी से नोट कर लो। स्थान के आधार पर अगर हम बात करें रिफ्लेक्स आर के टाइप्स की, तो ये थे बेसिस ऑफ साइट ऑफ रिस्पॉन्स के बेस पे, है ना। सेकंड आ जाते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो पहला आ जाता है आपका अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, ये प्रेजेंट होता है फ्रॉम बर्थ, ये नेचुरल रिफ्लेक्स, जैसे छींकना हो गया, पलक झपकाना। सेकंड वन इज कंडीशन रिफ्लेक्स, ये डेवलप होता है एक्सपीरियंस से, जैसे खाना देखना, है ना, मुंह में पानी आ जाना खाना देखते ही, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइनेप्स। तो टू टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर, ओनली वन साइनेप्स बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। एग्जांपल हो गया इसका नी जार्क, केवल एक साइनेप्स होता है ना, जैसे घुटने की झटके की जो क्रिया हो गई, है ना, नी जर्क हो गया। देन पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क, ये क्या होगा, एक साइनेप्स से ज़्यादा होगा, इसमें इन्वॉल्व होंगे आपके इंटर न्यूरॉन्स। फॉर एग्जाम्पल विड्रॉ ऑफ हैंड फ्रॉम फ्लेम, फ्लेम है, एकदम हाथ हटाते हो ना, गर्म लगता है, तो इसका ही एग्जाम्पल है, हाथ जलने पर हटाना। बढ़े आगे। नाउ न्यूरोटॉक्सिन्स एंड नर्वस डिसऑर्डर्स। सबसे पहले आ जाता है आपका मेलेथियन, अ केमिकल इंसेक्टिसाइड बिलोंगिंग टू ऑर्गेनोफॉस्फेट। ये क्या है, एक कीटनाशक है, एक इंसेक्टिसाइड है, केमिकल इंसेक्टिसाइड है ये, ठीक है। एक ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है, ये केमिकल इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है। It inhibits acetylcholinesterase enzyme leading to accumulation of acetylcholine at synapse। तो हम कह सकते हैं यह acetylcholinesterase जो एंजाइम हो गया आपका, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस एंजाइम को रोकता है, ठीक है।
देन कॉजेस कंटिन्यूस स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स लीडिंग टू ट्विचिंग रुक जाओ, पैरालाइज एंड समटाइम्स डेथ। तो ये रेस कर रही हूँ पहले तो मैं, तो हम कह सकते हैं इसका परिणाम कह सकते हो, परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो एसिटिकोलिन हो गया आपका, एसिटाइल कोलिन पेन कहाँ गया आपका, जो ये लिखा है ना लीडिंग टू एक्युमुलेशन ऑफ एसिटिकोलिन एट साइनेप्स, तो क्या होता है ये जमा हो जाता है आपका, एसिटाइल कोलिन जो है आपका जमा हो जाता है, जमा हो जाती है एक्चुअली, जिस वजह से क्या होगा, जो आपकी मांसपेशियाँ हो गई, मसल्स हो गया, कंटिन्यूस स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स लिखा है ना, हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में मसल्स की निरंतर उत्तेजना, जिस वजह से क्या हो सकता है, लकवा हो सकता है, यानी पैरालाइज हो सकता है, या कभी कभी डेथ भी हो जाती है। देन आ जाता है आपका बोटुलिज्म, ये किस वजह से होता है, एक बैक्टीरियम है आपका, उसकी वजह से ये होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है आपका, इसकी वजह से होता है आपका बोटुलिज्म। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक बैक्टीरियम है, इसकी वजह से ये होता है। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है बोटुलिनम टॉक्सिन, जो ब्लॉक कर देते हैं आपका एसिटिकोलिन, विच ब्लॉक्स एसिटिकोलिन रिलीज एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है ना, पहले तो ये प्रोड्यूस करता है आपका बोटुलिन टॉक्सिन, जो क्या करता है, रोक देता है, ब्लॉक कर देता है आपका एसिटोकोलिन। इसके रिजल्ट में क्या होता है, मसल्स लूज हो जाती हैं, फ्लैसिड पैरालाइज हो गया, लकवा हो गया, आपको पता ही है, और काफ़ी पता ही है आपको कि काफ़ी बुरी हो जाती है, क्या ही बोलूँ, इसका इलाज भी, तो इससे कई बार इंसान की डेथ भी हो जाती है। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। और कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, गंभीर मामलों में सांस लेने में भी दिक्कत होती है। आगे बढ़ें। देन आ जाता है आपका क्यूरेरी, ये क्या, प्लांट एल्कलॉइड पॉइजन यूज बाय साउथ अमेरिका ट्राइब्स ऑन एरो टिप्स। क्या ये एक पौधे से प्राप्त जहर है ये, ठीक है, पौधे से प्राप्त जहर है, और ये क्या करता है, ब्लॉक करता है, इट ब्लॉक्स एसिटिकोलिन रिसेप्टर्स ऑन मसल मेम्ब्रेन, यानी क्या करता है, मांसपेशियों के, मसल्स के जो एसिटिकोलिन क्या है, रिसेप्टर हैं, उसको ब्लॉक कर देता है। इसका नतीजा क्या होता है, नर्व इम्पल्स डू नॉट कॉज कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, और पैरालाइज हो जाता है स्केलेटल मसल्स का। ठीक है ना, नई इम्पल्स से जो मांसपेशियाँ जो हो गई, नर्व इम्पल्स जो हो गई, मांसपेशियाँ जो है नहीं कॉन्ट्रैक्शन हो पाता, सिकुड़ नहीं पाती, जिस वजह से पैरालाइज हो जाता है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। छोटी मात्रा में इसका यूज़ सर्जरी में किया जाता है, मसल्स रिलैक्सेशन के लिए भी। देन आगे बढ़ते हैं, देन आ जाता है आपका मेनिंजाइटिस, ठीक है ना, मेनिंजाइटिस जो हो गए, सॉरी, आपके इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, ये क्या हो गई, प्रोटेक्टिव लेयर होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जो इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस हो गई, तो ये हो गई, ये है क्या हो गई, मेनिंजेस की क्या हो गई, सूजन होती है आपकी, मेनिंजाइटिस क्या होती है, ये मेनिंजेस की सूजन होती है। मेनिंजेस क्या होती है आपको पता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, किस वजह से होता है, बैक्टीरिया एंड स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। सिम्टम्स हो गए इसके फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस, वॉमिटिंग, कन्फ्यूज़न, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, अगर गंभीर बीमारी कह सकते हो, अगर प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाए, इलाज नहीं मिले तो। देन आगे बढ़ते हैं हम, द डेंटिस्ट नर्व, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइगेमिनल नर्व भी कहते हैं, जिसे हम क्रेनियल नर्व भी कहते हैं। 3 ब्रांचेस होंगी, ऑप्थाल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंटिबुलर। द मैंटिबुलर ब्रांच इज ऑफन टारगेटिंग ड्यूरिंग डेंटल एनेस्थेशिया टू नंब द जॉ एरिया। तो डेंटल एनेस्थेशिया में क्लियर है यहाँ तक, चलो
अब आ जाता है आपका RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या है? अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन क्या है जो प्रेजेंट होता है आपके ब्रेन स्टेम में, ठीक है। तो क्या है? न्यूरॉन्स का नेटवर्क है ब्रेन स्टेम में मौजूद एंड प्ले अ की रोल इन वेकफुलनेस, अटेंशन एंड अराउजल। इसमें इसका क्या है? मुख्य भूमिका है। नोट करना चाहें तो कर लो। हम कह सकते हैं इसको नियंत्रित करता है वेकफुलनेस को, अटेंशन को और अराउजल को, चेतना कह सकते हो। इसे क्या करता है? नियंत्रित करता है। यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है। द RAS फिल्टर सेंसरी इनपुट, ठीक है ना, और अलाउ करता है इंपॉर्टेंट सिग्नल ताकि वो कहाँ पहुँच सके? सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुँच सके। हेल्प करता है मेंटेन करने में कॉन्शियसनेस को। जल्दी से नोट कर लो। ये मस्तिष्क में आने वाले जो सिग्नल्स हैं उसको छांटता है, यानी फिल्टर करता है, जिससे जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुँचती है। बढ़े आगे। अब आ जाते हैं आपके कुछ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, जिसमें आपका फर्स्ट आ गया आपका पैरिक्सन डिसीज़। ये किस वजह से होती है? कॉज बाय डीजनरेशन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन द मिड ब्रेन। चलो इसको देख लेते हैं क्या है ये। पेन कहाँ गया? ओके, तो क्या होगी, किस वजह से होगी? मिड ब्रेन में या मिड ब्रेन के सबस्ट्रेनिया निग्रा भाग में यानी पार्ट में डोपामिन उत्पादक न्यूरॉन्स का नष्ट होना। लक्षण क्या होंगे इसके? ट्रीमर्स, हल्का मूवमेंट हो गया, स्टिफनेस हो गया और बैलेंस में डिफ़िकल्टी। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। जल्दी से नोट कर लो। बड़े नेक्स्ट आ जाती है आपकी कौन सी? हंटिंगटन कोरिया। ये क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कह सकते हो आप, ठीक है। जेनेटिक रोग है ये। किस वजह से होता है? बाय डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड बेसल गैंग्लिया। चलो इसे लिख देती हूँ। सेरिब्रल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया जो हो गई कि न्यूरॉन्स का नष्ट होना, डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स यानी कि न्यूरॉन्स का नष्ट होना। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इनवॉल्ट्री जर्की मूवमेंट हो गया, मेंटल डिक्लाइन हो गई और इमोशनल डिस्टर्बेंस। ये सारे इसके मूवमेंट हो गए। जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। मानसिक कमजोरी हो गई, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गया, ये सब इसी के ही हैं। और इनवॉलेंट्री कह सकते हो झटकेदार हरकतें, मूवमेंट, अनियंत्रित झटकेदार मूवमेंट। बढ़े आगे। नेक्स्ट है अल्जाइमर डिसीज़। अल्जाइमर रोग क्या है? ये डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है जो मोस्टली एल्डर में क्या है देखा जाता है? वृद्धावस्था में हम कह सकते हैं। पेन ले लेती हूँ। पाया जाने वाला मस्तिष्क क्षय रोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये किस वजह से होता है? बाय एक्यूमुलेटेड ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन। एबनॉर्मल प्रोटीन में आ गया आपका एमाइलॉइड प्लेक्यू एंड टाउ टेंगल्स कॉज्ड बाय एक्यूमुलेटेड एबनॉर्मल प्रोटीन्स इन ब्रेन। चलो इसको देख लेते हैं। इसको कर देती हूँ मैं इरेस्ड। एमाइलॉइड प्लेक्यू प्लॉक्स कह सकते हैं, सॉरी, एमाइलॉइड प्लॉक्स एंड टाउ टेंगल्स नामक प्रोटीन का जमाव कह सकते हो ब्रेन में।
क्लियर है। सिम्टम्स इसके क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे, मेमोरी लॉस हो गया, भ्रम, कन्फ्यूज़न हो गया, बोलने में दिक्कत हो गई और लॉस ऑफ रीजनिंग, सोचने की क्षमता में कमी। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, डेमेंशिया हो सकता है, डेमेंशिया कह सकते हो आप, मानसिक दुर्बलता। बढ़े आगे। कैविटीज ऑफ ब्रेन, इसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो हमारे ब्रेन में 4, ठीक है ना, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होते हैं जिसे हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, जो फिल्ड होती हैं CSF से यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से। 4 होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी लेटरल वेंट्रिकल्स, 2 होंगी, है ना, 1 और 2, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर में एक एक होगी। देन थर्ड वेंट्रिकल ये कहाँ पे होगी, डाइसिफेलोन में लोकेट करेगी। एंड फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ होगी, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच होगी। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस क्या होंगे इसके, तो प्रोटेक्शन हो गया, वही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। मेंटेन करना केमिकल इन्वायरमेंट और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। चलिए फाइनली आज की क्लास समाप्त होती है। मिलती हूँ फिर आपसे कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर आपसे, बाय बाय।